हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम समझ रहे हैं 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को। चैप्टर चल रहा है अपना चैप्टर नंबर 29, जिसका नाम है मुद्रा एवं वित्तीय प्रणालियां। इस चैप्टर के 3 भाग हम ऑलरेडी देख चुके हैं और आज की क्लास में हम इसका चौथा भाग समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमने इस चैप्टर के 3 भाग में मुख्य रूप से क्या क्या बात की, पहले वो बात कर लेते हैं। हमने मुद्रा के बारे में बेसिक चीज जानी, इसके अलावा संस्थागत और गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों को देखा। आज की क्लास में हम कुछ और वित्तीय संस्थानों के बारे में देखने वाले हैं जो कि मुख्य रूप से कंपनी को पैसा उपलब्ध करवाते हैं, कंपनीज को ऋण उपलब्ध करवाते हैं। इनको बोला जाता है निजी वित्तीय कंपनियां। एक ऐसी कंपनियां जो कि वित्तीय मामले देखती हैं और जो प्राइवेट सेक्टर में, निजी सेक्टर में होती है। तो ये ग्राहकों को ऋण प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र में होते हैं और ये निजी क्षेत्र के उद्यमी होते हैं जिनके द्वारा ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, यानी कि लोन दिया जाता है। इन वित्तीय कंपनियों से अपेक्षाकृत अधिक ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। इनका जो इंटरेस्ट रेट होती है, इनकी जो ब्याज दर होती है, वो अन्य संस्थानों से ज्यादा होती है। साथ ही इनका काम करने का जो तरीका है वो भी बहुत फास्ट होता है, जमा भी बहुत तेजी रूप से करते हैं और लोन देने के लिए भी ये तेजी बरतते हैं। लेकिन इनकी जो इंटरेस्ट रेट है, इनका जो ब्याज दर है, वो दूसरे कंपनी की तुलना में ज्यादा देखने को मिलता है। साथ ही इन कंपनियों द्वारा ऋणी की गारंटी लेने की भी व्यवस्था होती है। ऋण प्राप्त करने वाली की ये गारंटी भी लेते हैं। कोई व्यक्ति ये यदि ऋण लेना चाहता है किसी और संस्था से, तो ये बैकअप में उसकी गारंटी लेते हैं। ये जो निजी वित्तीय कंपनियां होती है वो ऋण देने के मामले में और जमा करने में सरकारी वित्तीय कंपनियों की तुलना में थोड़ा तेजी बरतती है, थोड़ा सा शीघ्रता रखती है। ये जो निजी क्षेत्र की वित्तीय कंपनियां हैं वो सरकारी वित्तीय कंपनियों की तुलना में हर मामले में थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस इनका होता है। चूंकि निजी वित्तीय कंपनियों के बारे में देखते हैं तो हम निजी कंपनियों के बारे में भी कुछ बातें समझ लेते हैं। ये जो निजी वित्तीय कंपनियां हैं वो निजी कंपनियों का ही हिस्सा है। एक कंपनी अधिनियम यानी कि कंपनी एक्ट के अनुसार निजी कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी प्रदत्त पूंजी, इस कंपनी को शुरुआत करने के लिए जितनी पूंजी की जरूरत पड़ती है उसे प्रदत्त पूंजी बोला जाता है मोटे तौर पर। तो कंपनी अधिनियम के अनुसार निजी कंपनी ऐसी कंपनियां होती है जिसकी प्रदत्त पूंजी निर्धारित की गई राशि है। इसको शुरू करने के लिए बेसिक जितनी पूंजी की जरूरत पड़ेगी वो पहले से ही कंपनी एक्ट में बोल दिया जाता है, कंपनी अधिनियम में बोल दिया जाता है। साथ ही इस पर कुछ और प्रतिबंध होते हैं, कुछ और नियम लागू होते हैं। जैसे कि पहला है, कंपनी को अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड लगाना आवश्यक है। ऐसी कंपनी को अपने लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड, आपने नाम सुना होगा बहुत सारी कंपनियां जिनके पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, तो ये लगाना आवश्यक होता है। अपने अंश मतलब आसान भाषा में हम कहें तो शेयर। ये जो कंपनियां होती है, निजी कंपनियां होती है, वो अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए, बेसिक अमाउंट रखने के लिए लोगों को शेयर उपलब्ध कराती है। जो लोग इन शेयर को खरीदते हैं वो इसके अंश धारक हो जाते हैं। अभी आने वाली स्लाइड में और हम समझेंगे। तो ये अपने अंश यदि है तो उसके हस्तांतरण अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है। इनके अंशों को, इनके शेयर को वो हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। किसी और व्यक्ति के शेयर को ये किसी दूसरे व्यक्ति के शेयर में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। इनमें सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित रहती है। सदस्यों की संख्या जो है वो 200 से ज्यादा नहीं हो सकती है। चौथा है, अपने प्रतिभूतियों के क्रय के लिए जनता को निमंत्रण देने पर निषेध लगाती है। इनकी जो सिक्योरिटीज होते हैं, इनके जो बॉन्ड्स होते हैं, इनके लिए वो जनता को बड़ी मात्रा में इनवाइट नहीं कर सकते कि आप हमारे सिक्योरिटीज खरीद लीजिए और बदले में हमें पैसा दे दीजिए। तो कंपनी अधिनियम के अनुसार निजी कंपनियों पे ऐसे बहुत सारे नियम, प्रतिबंध लागू होते हैं। देखते हैं इन कंपनियों की विशेषताएं क्या होती है। इनमें कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इसमें 200 सदस्य ही हो सकते हैं। यानी कि ऐसे निजी कंपनियों में सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी? 2 से लगाकर 200 के बीच में, मिनिमम 200, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 200। इसमें संचालक की संख्या कितनी होगी? 2।
और ये कम से कम है। इतने संचालक इन कंपनी को ऑपरेट करने वाले मिनिमम 2 लोग तो होने ही चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। पूंजी प्राप्ति के लिए ये आम जनता को आमंत्रित नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सिक्योरिटीज के लिए, सिक्योरिटीज मतलब प्रतिभूतियों के लिए ये आम जनता को आमंत्रित नहीं कर सकते हैं। इसमें अंशधारी या फिर सदस्य अंश हस्तांतरण कर सकते हैं। कंपनी खुद अंश का हस्तांतरण नहीं कर सकती है, लेकिन जिन व्यक्तियों के पास इन कंपनी के अंश यानी कि शेयर है, वो अपने शेयर को एक से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि हम करते ही हैं। इसमें नियमों में निहित प्रतिबंधों के अधीन इन सब बातों को मानना आवश्यक है। इसमें वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो रजिस्ट्रार के सम्मुख प्रस्तुत करने की अनिवार्यता नहीं होती है। इनका जो वार्षिक प्रतिवेदन है, जो सालाना लेखा जोखा है, उसको रजिस्ट्रार के सामने प्रस्तुत करने की इसमें अनिवार्यता नहीं होती है। हाँ, करना होता है लेकिन इसकी अनिवार्यता नहीं है। अनुक्रमणिका रखने की भी आवश्यकता नहीं होती है। अनुक्रमणिका रखने की भी निजी कंपनियों को आवश्यकता नहीं होती है। अभी हम बात कर रहे थे सिक्योरिटीज की, अंश की, और एक शब्द और आता है ऋण पत्र। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है और ये चीजें क्या होती है उसको हम समझ लेते हैं। अंश का मतलब होता है शेयर। शेयर का मतलब उसका हिस्सा। किसी भी कंपनी का शेयर का मतलब हो गया कि उस कंपनी का हिस्सा। आप यदि किसी कंपनी का शेयर या हिंदी में कहें अंश वो खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी के थोड़े से, जितने आपने शेयर खरीदे हैं उतने ही अनुपात में उस कंपनी के हिस्सेदार हो जाते हैं। और ऋण पत्र का मतलब क्या होता है? ऋण का मतलब होता है लोन, और पत्र का मतलब पेपर, यानी कि लोन पेपर या बॉन्ड पेपर इसे कहा जा सकता है। तो आप उस कंपनी को पैसा देकर यदि उसके बॉन्ड पेपर, ऋण पत्र खरीद रहे हो, तो फिर आप उसके हिस्सेदार नहीं हो, लेकिन आपको बदले में ब्याज जरूर मिलेगा। इतना ये अंतर होता है। तो ये पूंजी एकत्रित करने के महत्वपूर्ण विलेख है। इन अंश के माध्यम से और ऋण पत्र के माध्यम से कोई भी कंपनी अपने कंपनी को चलाने के लिए, अपने कंपनी के रिसोर्सेस, संसाधन को बढ़ाने के लिए पैसा अवेलेबल करती है। इसमें अंशधारी जो होते हैं वो कंपनी के स्वामी के अंतर्गत आते हैं, कंपनी के हकदार होते हैं। और जो ऋण पत्रधारी होते हैं, जिनके पास ऋण पत्र होता है, वो कंपनी के लेनदार होते हैं। इसको और डिटेल में समझते हैं कि ये अंश और ऋण पत्र में क्या अंतर है। एक एक करके पॉइंट देखेंगे। इधर है अंश और इधर है ऋण पत्र, इसमें क्या अंतर होता है। अंश में जो भी पैसा आता है, कंपनी शेयर के माध्यम से जितना भी पैसा प्राप्त करती है वो स्वामित्व कोष के अंतर्गत जाता है। जबकि ऋण पत्र के माध्यम से कोई कंपनी पैसा इकट्ठा कर रही है, तो वो जो पैसा कंपनी ने प्राप्त किया है वो उधार कोष का हिस्सा कहलाएगा। ये उधार के अंतर्गत आएगा और ये स्वामित्व के अंतर्गत आएगा। मतलब जिन व्यक्तियों के पास किसी कंपनी के शेयर है वो इस कंपनी के स्वामित्व के अंतर्गत आ जाएंगे, उसके हिस्सेदार हो जाएंगे। और जिन व्यक्तियों के पास किसी कंपनी के ऋण पत्र है, बॉन्ड पेपर है, तो फिर वो उसके हिस्सेदार नहीं है, उसके स्वामित्व नहीं है, बल्कि उन्होंने उस कंपनी को सिर्फ पैसा उधार दिया है। इसका स्तर क्या होता है? ये कंपनी के स्वामी होते हैं और ये कंपनी के लेनदार होते हैं। नियंत्रण कैसा है? इनके हाथ में कंपनी का नियंत्रण होता है। भाई जिनके पास अंश होता है वो हिस्सेदार होते हैं, वो स्वामित्व के अंतर्गत आते हैं। तो फिर कुछ ना कुछ नियंत्रण उस कंपनी का इन लोगों के हाथ में होगा ही होगा। वहीं जिनके पास ऋण पत्र होते हैं वो कंपनी के कार्यों पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रखते हैं। मताधिकार के मामले में जिनके पास अंश होता है उनके पास मताधिकार होता है। भाई वो हिस्सेदार है, कंपनी के स्वामित्व है, तो कंपनी के डिसीजन में इनका कुछ ना कुछ मताधिकार होता है। जबकि जिनके पास ऋण पत्र होते हैं उनको मत देने का कोई अधिकार नहीं होता है। उन्होंने सिर्फ ऋण में पैसा दिया है, लोन में पैसा दिया है। जोखिम की बात कही जाए तो चूंकि अंशधारी उस कंपनी के हिस्सेदार होते हैं, स्वामित्व के अंतर्गत आते हैं, तो इनका जोखिम ऋण पत्र के मामले में ज्यादा होता है। तो ये कंपनी के प्राथमिक सहनकर्ता होते हैं जो अंशधारी है। अगर कंपनी घाटे में गई तो उस कंपनी को लोगों को वापस पैसा देना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले किनको पैसा लौटाएगी? जिनके पास ये ऋण पत्र होगा, सबसे पहले उनको पैसा लौटाएगी। और सबसे लास्ट में जो पैसा है, जिनके पास अंश होंगे, शेयर होंगे, क्योंकि वो कंपनी के मालिकाना हक के अंतर्गत आ जाते हैं, तो उनको सबसे लास्ट में
पैसा लौटाया जाएगा। और सहनकर्ता में बात की जाए तो ये सबसे पहले घाटे को ये सहन करेंगे, जबकि जो ऋण पत्र वाले लोग होते हैं उनका जो जोखिम है वो बहुत ही कम होता है, रिस्क इसमें कम होता है। प्रतिफल क्या मिलेगा? ये जो अंशधारी होते हैं उनको बदले में क्या मिलता है? कंपनी जो मुनाफा करती है, मुनाफा करने के बाद कंपनी कुछ पैसा अपने संसाधनों को बढ़ाने में लगाती है और बचा हुआ पैसा शेयर होल्डर के अनुसार, अंशधारियों के अनुसार उनके अनुपात में पैसा लौटाया जाता है। तो इनको प्रतिफल में क्या मिलेगा? जितना इनके पास शेयर होगा, लेकिन ये नियमित तौर पर नहीं होता है, तो इनमें नियमित प्रतिफल का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जबकि जिनके पास ऋण पत्र होते हैं, बॉन्ड पेपर होते हैं, लोन पेपर होते हैं, उनको तो नियमित तौर पर ब्याज दिया जाता है, उन्हें ब्याज प्राप्त करने का अधिकार होता है। लेकिन अगर कोई कंपनी मुनाफा ज्यादा करेगी तो फायदा इन अंशधारियों को ज्यादा होगा, और यदि कोई कंपनी घाटे में जा रही है तो फिर उसका बोझ इन अंशधारियों पर पड़ेगा। लेकिन ये जो ऋण पत्र वाले लोग हैं उनको तो नियमित अंतराल पे इंटरेस्ट मिलेगा, कंपनी चाहे बहुत ज्यादा फायदा कर ले या कंपनी चाहे बहुत ज्यादा घाटा कर ले। तो ये आपके अंशधारियों और ऋण पत्रधारियों में बेसिक अंतर है। आते हैं अपने पाठगत प्रश्न पे। पाठगत प्रश्न मतलब पाठ के बीच में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस पर आधारित है? अभी जो हमने चीजें पढ़ी है उसी पर आधारित कुछ आसान से क्वेश्चन है। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 से कैसे शुरुआत हो रही है? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 तक अभी तक हम 3 भागों में देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? निजी कंपनी की कोई 2 विशेषताएं लिखो। हमने निजी कंपनी के बारे में देखा, उनकी 2 विशेषताएं लिखनी है। इसमें कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इसमें कितना सदस्य हो सकते हैं? 200, हमने देख लिया। और इसमें कम से कम 2 संचालक होने चाहिए। सदस्यों की संख्या कम से कम 2, संचालकों की संख्या कम से कम 2। निजी कंपनी की ये 2 विशेषताएं हमने लिख ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। अंश और ऋण पत्र में कोई एक अंतर बताओ। अभी हमने बताया अंश शेयर क्या होता है और ऋण पत्र क्या होता है, कोई एक अंतर बताना है। अंश जो होता है वो स्वामित्व कोष का हिस्सा होता है, जबकि ऋण पत्र जो होता है वो उधार कोष का हिस्सा होता है। वो हमने देख लिया। एक और अंतर आप याद कर लीजिए, ये कंपनी के स्वामी होते हैं, जबकि ऋण पत्र जिनके पास होता है वो कंपनी के लेनदार होते हैं। ठीक है, तो जो हमने बातें की है, जो हमने समझी है, उसी पर आधारित कुछ आसान से ये क्वेश्चन है। तो आज की क्लास को हम यही थामेंगे। मुख्य रूप से हमने कुछ निजी वित्तीय कंपनियां और निजी कंपनियां क्या होती है, साथ ही अंश और ऋण पत्र में क्या अंतर है वो हमने समझा। तो आज जो भी चीज पढ़ी है वो आज ही रिवाइज करनी है आपको, ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रह सके। आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।